हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए संस्कृति आईएएस इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे टेस्ट नंबर 4 को मैं डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस कर दिया है, जिसके अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी का सेक्शन शामिल था। आज जो टेस्ट नंबर 4 है, टेस्ट नंबर 4 के अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस किया जाएगा। इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमी सेक्शन के साथ साथ यूनियन और बिहार का जो बजट है उससे संबंधित भी सवाल इसमें शामिल हैं। इंडिया और यूनियन जो इकोनॉमिक सर्वे है और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, इससे संबंधित भी कुछ सवाल इसमें शामिल होगा। प्लस में करेंट अफेयर के भी कुछ सवाल इसमें शामिल हैं। इंडियन इकोनॉमी के कोर सेक्शन, जहां से बीपीएससी के द्वारा सवाल प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण और आसान प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। आप लोग इसे जरूर सॉल्व करें, ठीक है। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला वर्ग है? यानी कि मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है। अब सवाल है कि आखिर मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वस्तु एवं सेवा के जो औसत मूल्य होता है, तो वस्तु और सेवा के औसत मूल्य में वृद्धि जो होता है वह मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। तो इसमें वस्तु एवं सेवा के औसत मूल्य में वृद्धि होती है, लेकिन रुपया का गिरना, इसमें रुपया में के मूल्य में गिरावट आती है, वह मुद्रास्फीति हो गया। ठीक है। तो अब देखिए इससे लाभान्वित वर्ग कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया गया है ऋणी, कृषक, पेंशन भोगी और उपभोक्ता। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऋणी और कृषक ये मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं। कैसे, उसे समझिए। देखिए, मुद्रास्फीति से लाभान्वित बेसिकली 4 वर्ग होते हैं। ठीक है। पहला जो होता है वह होता है कृषक, दूसरा जो है वह है ऋणी, तीसरा जो है वह है उत्पादक और चौथा है वह है उद्यमी। आसान शब्दों में इसे समझेंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सेवा, वस्तु एवं सेवा का दाम बढ़ेगा वह मुद्रास्फीति होगा। यानी कि मुद्रास्फीति होगा तो वस्तु का दाम बढ़ेगा, और वस्तु का उत्पादन कौन करता है? किसान वस्तु का उत्पादन करता है, तो वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा यानी कि किसान को ज्यादा आय प्राप्त होगी। ठीक है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी यानी कि किसान को ज्यादा आय प्राप्त होगी। कोई सामान बेचेगा तो ज्यादा आय प्राप्त होगा, तो कृषक वर्ग लाभान्वित होगा। ठीक है। अब देखिए अगला है ऋणी। ऋणी कैसे लाभान्वित होंगे मुद्रास्फीति से? ऋणी इसीलिए लाभान्वित होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था कि क्या होता है कि रुपया का दाम इसमें गिर जाता है। तो रुपया का दाम जब मुद्रास्फीति में गिरेगा तो जो लोग जो है वह ऋण लिए हुए हैं वह लाभान्वित होंगे। तो यह क्योंकि दाम गिर चुका है। ठीक है। तो यह भी इससे पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उत्पादक और उद्यमी भी इसीलिए लाभान्वित होंगे क्योंकि उत्पादक वर्ग उत्पादन करेगा और वस्तु के दाम औसत मूल्य में वृद्धि हो जाती है मुद्रास्फीति में, तो इसको भी ज्यादा इनकम प्राप्त होगा। उसी प्रकार से उद्यमी भी है, कोई भी छोटा मोटा रोजगार जो कर रहे होंगे तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से इनको ज्यादा आय प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति में ये 4 वर्ग लाभान्वित होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऋणी और कृषक इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है नाबार्ड बैंक, नाबार्ड। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब ये 3 समितियां हैं, इन 3 समिति को भी हम लोग देख लें। जैसे गोईपोरिया समिति है। गोईपोरिया समिति बेसिकली 1990 ईस्वी में आरबीआई के द्वारा गठित की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि बैंक में जो ग्राहक सेवा होते हैं उनमें सुधार करना, यह गोईपोरिया समिति ने सिफारिश किया। मालेगाम समिति जो है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा भगवती समिति जो है वह बेरोजगारी एवं सार्वजनिक कल्याण से संबंधित है। ठीक है। तो इसका 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति का 12 जुलाई 1982 को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है। कौन से युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है उसे बताना है। पहला है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा यहाँ पर दिया गया है किसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर। ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सकल राजकोषीय घाटा का मतलब ही होता है कुल आय माइनस कुल व्यय, दोनों का अंतर। पहला सही है। राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय का अंतर, यह भी ठीक है। राजस्व घाटा का मतलब होता है राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय।
प्राथमिक घाटा, सकल राजकोषीय घाटे से ब्याज की अदायगी को घटाने से जो राशि प्राप्त होगी वह प्राथमिक घाटा कहलाएगी। यह भी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन, सकल राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, इन तीनों का डिफिनीशन यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है चौथा नंबर प्रश्न, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? मुद्रा के निर्गमन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा? तो मुद्रा के निर्गमन के लिए न्यूनतम सुरक्षित कोष प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और इसका बेसिकली प्रयोग 1956 से किया जा रहा है। ठीक है, इसके तहत आप देखेंगे न्यूनतम सुरक्षित कोष प्रणाली, यानी कि इसके तहत आप देखेंगे कि कोई भी केंद्रीय बैंक है तो उसको हर समय 200 करोड़ रुपया का निवेश बनाए रखना आवश्यक है और यह जो 200 करोड़ रुपया होगा वह 115 करोड़ रुपया जो होगा वह सोना या बुलियन के रूप में होगा और 85 करोड़ का जो रुपया होगा वह विदेशी मुद्रा के रूप में होगा। तो 200 करोड़ रुपए का निवेश हमेशा बनाए रखना आवश्यक है। नाम ही है यहाँ पे न्यूनतम सुरक्षित कोष प्रणाली, यानी कि वैसा न्यूनतम राशि जिसे सुरक्षित कोष में रखना आवश्यक है। तो इसकी शुरुआत की गई 1956 से। 4 का आंसर हो जाएगा बी। सरकार के द्वारा राजस्व घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? राजस्व घाटे को कम करने के लिए कौन सा कदम उठाया जाएगा? ठीक है, अगर हम लोग राजस्व घाटे की डिफिनीशन को समझ लें तो इसका आंसर हम लोग ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। ठीक है, तो राजस्व घाटा क्या है? तो जब प्राप्त शुद्ध आय जो है वह प्राप्त आय अनुमानित आय से कम हो जाएगी। ठीक है, प्राप्त आय जो है वह अगर अनुमानित आय से कम हो, अगर हमने मान लेते हैं कि अनुमान लगाया कि इस वित्तीय वर्ष में हमें 100 रुपये प्राप्त होने चाहिए, यह अनुमानित आय है कि 100 रुपये प्राप्त होने चाहिए और हमें यह अनुमानित आय है और प्राप्त कितना हुआ, मान लेते हैं कि 80 रुपया हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 20 रुपया जो है गैप बना रह गया, हमने अनुमान किया था उससे 20 रुपया कम हो गया। तो इससे इस 20 रुपया को भरने के लिए हम क्या करेंगे? विदेशी संस्थाओं से ऋण लेंगे। तो पहला सही आंसर है। दूसरा, वेतन और पेंशन के भार में हम कमी कर देंगे ताकि हमें आय जो है वह बचा रहे। और तीसरा, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का हम विनिवेश कर देंगे। तो यह भी, ये तीनों जो ऑप्शन है वह राजस्व घाटे को कम करने में सहायक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आसान शब्दों में इस एग्जांपल से आप लोग समझिए। 5 का आंसर हो जाएगा डी। 6ठा नंबर प्रश्न है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिंपल है, समझिए। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस को आप देखेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नींव जो है इसी एडम स्मिथ की रचना वेल्थ ऑफ नेशंस से मानी जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अन्य रचना अगर देखा जाए कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स की बहुत प्रसिद्ध रचना है दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। यहाँ पे है किन्स ने 1930 ईस्वी का जो वैश्विक मंदी आया था उसके बाद एक पुस्तक इन्होंने लिखा है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये किन्स की रचना है। ठीक है, आर्थर लेविस अगर देखा जाए तो द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थर लेविस की रचना है। तो हमने तीनों का दे दिया। इसका करेक्ट आंसर एडम स्मिथ होगा, वेल्थ ऑफ नेशन 1776। 7 का आंसर, 6 का आंसर ए। अगला है, निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये तीनों जो है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। ठीक है, लेकिन राजकोषीय घाटे में जो कमी है, राजकोषीय घाटे में कमी यह सरकार का उत्तरदायित्व है, न कि आरबीआई का। तो इसका करेक्ट आंसर 7 का हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है? मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम कौन सा है? ठीक है, तो मुद्रा के अवमूल्यन का अगर परिणाम देखेंगे तो निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि मुद्रा का मूल्य में गिरना। ठीक है, तो निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा देखेंगे तो घरेलू उद्योगों को भी सुरक्षा प्रदान हो जाएगा। निर्यात में वृद्धि होगी, स्वाभाविक है। निर्यात में जब वृद्धि होगी तो घरेलू उद्योगों को ज़्यादा यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये दोनों तो करेक्ट है, लेकिन मुद्रास्फीति में कमी जो है वह मुद्रा अवमूल्यन के परिणाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि 8 का आंसर ए। सेन सूचकांक, सेन सूचकांक का मतलब है
अमर्त्य सेन सूचकांक। अब बताइए, अब आसान हो गया। अमर्त्य सेन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, या बीपीएससी के द्वारा पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो अमर्त्य सेन जो है वह निर्धनता से संबंधित है, गरीबी से संबंधित हैं। इन्होंने गरीबी को आय के वितरण से जोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ, 1951 में। वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 280 में। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे 1951 में, तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और के संथानम जो हैं वे द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब आइए 11 नंबर, गिनी गुणांक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए किया जाता है। तो गिनी गुणांक जो है वह आय की विषमता से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसे हमें बताना है। बॉम्बे प्लान 1944 सही है, या 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था बॉम्बे प्लान 1944 में। जन योजना 1955 यह भी सही है, किनके द्वारा लाया गया था, एमएन रॉय के द्वारा लाया गया था जन योजना 1945 में, सही है। सर्वोदय योजना 1950 यह भी सही है, किनके द्वारा लाया गया था, जेपी के द्वारा। अगला है गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना जो है 1954 में नहीं बल्कि 1944 में लाया गया था, किनके द्वारा, श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, श्रीमान नारायण अग्रवाल। तो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से कौन से अर्थव्यवस्था की तृतीयक गतिविधियों से संबंधित नहीं है। अर्थव्यवस्था की तृतीयक गतिविधि का मतलब हो गया सेवा। प्राइमरी सेक्टर का मतलब हो गया कृषि व संबद्ध क्षेत्र, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि, और द्वितीय क्षेत्र का मतलब हो गया विनिर्माण, और तृतीयक का मतलब हो गया सेवा। तो सेवा से संबंधित, सर्विस सेक्टर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा है सही उत्तर को चुनना है हमको। ठीक है, परिवहन बिल्कुल सर्विस सेक्टर से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र से। भंडारण भी तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, संचारण भी तृतीय क्षेत्र से ही संबंधित है। लेकिन डेयरी जो है अभी हमने बताया कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वह कृषि व संबद्ध क्षेत्र आते हैं। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सभी जो है वह आएगा प्राथमिक क्षेत्र में ही। तो चौथा नंबर इससे संबंधित नहीं है। बाकी तृतीय क्षेत्र से कौन संबंधित है, तो 1, 2 और 3 संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का 3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश मुद्रा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से अभिव्यक्त करता है। आदेश मुद्रा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से कौन अभिव्यक्त करता है, तो ऐसा मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है वह आदेश मुद्रा कहलाता है। ठीक है, यह बेसिकली वैधानिक जो मुद्रा है यही होती है आदेश मुद्रा। यह कागज मुद्रा सरकार के आदेश पर प्रचलित होती है, और यही जो होता है वह वैधानिक रूप से सरकार का जो लीगल मुद्रा होता है वह माना जाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा। सिंपल शब्दों में एक सेंटेंस में डिफिनेशन को याद करिए कि आदेश मुद्रा वह मुद्रा है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रयास प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार हेतु प्रभावी होंगे। ठीक है, भुगतान संतुलन में सुधार के लिए कौन प्रभावी होगा। पहला है विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं इसमें परिवर्तन करेंगे, विदेशी विनिमय दर को अगर हम कम करेंगे तो विदेशी विनिमय दर को कम करने पर क्या होगा कि इसकी निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यात में वृद्धि होगी तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा, तो भुगतान संतुलन में सुधार आएगा। पहला सही हो गया। दूसरा, निर्यात शुल्क का अधिरोपण। अगर हम निर्यात कर रहे हैं उस पर अगर हम टैक्स लगा देंगे तो निर्यात कम जाएगा, निर्यात कम जाएगा तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होंगे, परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन में सुधार नहीं होगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। अब आइए तीसरा, विदेशी ऋण एवं सहायता, यह भी भुगतान संतुलन में सहायक है। क्यों? क्योंकि विदेशी ऋण के जरिए हमें आर्थिक आय की प्राप्ति होगी, आर्थिक सहायता की प्राप्ति होगी, तो भुगतान संतुलन जो है वह उसमें सुधार आएगा। तीसरा भी सही है। आयात सब्सिडी, आयात सब्सिडी का मतलब है कि अगर हम आयात पर सब्सिडी देंगे तो क्या होगा कि आयात में वृद्धि होगी और निर्यात में कमी होगी। जब आयात बढ़ जाएगा और निर्यात कमी आ जाएगी, तो निर्यात जब कम होगा तो विदेशी मुद्रा कहां से हमें प्राप्त होगा, तो भुगतान संतुलन में सुधार नहीं होगा। तो दूसरा और चौथा देखेंगे गलत है, बाकी पहला और तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि भुगतान संतुलन सुधार में विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन और
विदेशी ऋण सहायता दोनों उत्तरदायी है। 15 का आंसर हो जाएगा ए। गुरुपद स्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुरुपद स्वामी समिति जो है वह 1979 ईस्वी में गठित किया गया था। 1979 में यह बाल श्रम से संबंधित है और इसकी ही सिफारिश पर आप देखेंगे तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में लाया गया। ठीक है, तो गुरुपद स्वामी समिति का संबंध बाल श्रम से है। इसका गठन 1979 में किया गया और इसकी सिफारिश पर 1986 में बाल श्रम निषेध कानून को लाया गया। 16 का आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन से पूंजी खाता के घटक हैं? पूंजी खाता के घटक, पूंजी खाता का मतलब हो गया जो पूंजीगत लेन देन होता है, पूंजीगत लेन देन की निगरानी पूंजी खाते के तहत की जाती है। ठीक है, तो पूंजी खाते के घटक इनमें से चारों हैं। इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी। अगला बहुत आसान प्रश्न है। यह बेरोजगारी मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। यह व्यापार चक्र से संबंधित है। यह व्यापार चक्र के उस चरण में उत्पन्न होती है जब व्यापार क्षेत्र में मंदी की स्थिति आती है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। उपर्युक्त विशेषताएं बेरोजगारी के निम्नलिखित में से किस प्रकार को संदर्भित करती है? यानी कि वैसी बेरोजगारी जो व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होती है और विकसित देशों में पाई जाती है, उस बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित होती है। 18 का आंसर हो जाएगा सी। 19 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है संस्था और दूसरी तरफ दिया गया है स्थापना वर्ष। ठीक है, पहला है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब? 1982 में, तो ए का आंसर हो जाएगा 2। दूसरा है आईडीबीआई। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसका गठन किया गया है 1964 में, तो बी का हो जाएगा 1। अगला है सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। सिडबी की स्थापना की गई है 1994 में, सी का 4। इसका मुख्यालय जो है वह लखनऊ में है। ठीक है, और डी नंबर है सेबी, इसको शॉर्ट में कहते हैं सेबी। तो सेबी का गठन किया गया है 1988 में, डी का हो जाएगा 3। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। 19 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अधिक योगदान। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अधिक योगदान जो है वह विकसित देशों में देखने को मिलेगी। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा योगदान देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित क्षेत्र आते हैं। जैसे भारत को देखिए तो भारत में देखिएगा तो कृषि पर ज़्यादा लोग यहाँ पर निर्भर हैं। ठीक है, तो अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने शून्य आधारित बजट की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो शून्य आधारित बजट की संकल्पना पीटर पार्चर ने प्रस्तुत की थी। 21 का आंसर हो जाएगा सी। जीडीपी अपस्फीति कारक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीडीपी अपस्फीति कारक, पहले हम लोग यह समझते हैं कि आखिर जीडीपी अपस्फीति कारक होता क्या है, तब इससे संबंधित स्टेटमेंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली जीडीपी अपस्फीति कारक में किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। ठीक है, जीडीपी अपस्फीति कारक का मतलब हो गया कि सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन, यह कहलाएगा जीडीपी अपस्फीति कारक। तो इसके संदर्भ में हम लोग निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। पहला, इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। सही है। इसे छमाही आधार पर जारी किया जाता है। गलत है। इसे तिमाही आधार पर जारी की जाती है। ठीक है। इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, यह भी गलत है। इसमें सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो 2 और 3 गलत है। ठीक है, सवाल है कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष से सरकारी व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2017-18। अगला है
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स, बहुत आसान प्रश्न, किसके द्वारा जारी की जाती है बताइए आप लोग। जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो WEF के द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच। 24 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा पद तिरछी मुद्रास्फीति को उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है? ठीक है, तो तिरछी मुद्रास्फीति का मतलब होता है वस्तुओं के एक छोटे समूह में मूल्य में वृद्धि तिरछी मुद्रास्फीति कहलाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। कार्यशील पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्यशील पूंजी के संदर्भ में विचार करना है। पहला, ये अस्थायी संपत्तियों की तुलना में अधिक तरल होती है, बिल्कुल सही है। यह व्यवसाय में अधिक लाभदायी होता है, यह गलत है। मूल्य में कटौती के आधार पर इनकी तरलता का निर्धारण किया जाता है, यह भी सही है। ठीक है, तो कार्यशील पूंजी के संदर्भ में 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा घाटे के रूप में पहचाना जाता है? बहुत आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? तो जुड़वा घाटा का मतलब, जुड़वा घाटा जो है वह राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा, इन दोनों को जुड़वा घाटा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए। राजकोषीय घाटा का मतलब अभी हमने ऊपर बताया था कि आय से जब अधिक व्यय होने लगेगी तो वह राजकोषीय घाटा कहलाएगा। 27 का ए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश के भागीदार न होने पर भी यदि उसकी मुद्रा का उपयोग भुगतान में किया जाए तो उस मुद्रा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसे मुद्रा को विकल मुद्रा कहा जाता है। 28 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी नहीं की जाती है? ठीक है, IMF के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। पहला, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या IMF के द्वारा जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी होती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी की जाएगी और रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा जारी की जाएगी। तो सवाल है कि कौन IMF के द्वारा जारी नहीं की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट जो है वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। निम्न में से कौन सी भागवती समिति के द्वारा प्रस्तुत बेरोजगारी की माप की अवधारणा नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बेरोजगारी की माप की अवधारणा के लिए प्रचलित जो समिति हैं वे भागवती समिति हैं और इन्हीं की सिफारिश जो मानदंड है उसके आधार पर बेरोजगारी का मापन किया जाता है। तो इसका अगर हम लोग आंसर देखें कि कौन सी इस माप में शामिल नहीं है तो आंसर इसका हो जाएगा चालू मासिक समिति। ठीक है, क्योंकि सामान्य समिति, चालू साप्ताहिक समिति और चालू दैनिक समिति, इन तीनों की सिफारिश भगवती समिति के द्वारा की गई थी। भगवती समिति का गठन 1973 में किया गया था बेरोजगारी अनुमान को लेकर, बेरोजगारी अनुमान को लेकर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता कौन सी है? देखिए, आपको पढ़ने से लग रहा होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मतलब क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार का मतलब होता है जहां पे क्रेता और विक्रेता दोनों स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार करते हो, उनके बीच एक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती हो। तो ऐसी मार्केट जो होगी पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मकता मार्केट के नाम से जाना जाएगा। तो कौन सी इसकी विशेषता है? पहला देखेंगे कि विक्रेता और क्रेता की बड़ी संख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके बीच स्वस्थ कंपटीशन देखने को मिलेगा। पहला सही है। दूसरा, प्रवेश एवं बहिर्गमन की भी स्वतंत्रता होगी, वहां पर लचीले नियम होंगे, यह भी सत्य है। सरकार के द्वारा विक्रेताओं का संरक्षण किया जाएगा, यह भी सत्य है। लेकिन वस्तुओं के निकट स्थान पड़ने की अनुपस्थिति, यह सही नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में 1, 2, 4 करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मुद्रा का प्रथम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन किया गया था 1949 ईस्वी में। निम्न में से किसकी गणना व्यापक मुद्रा M3 के अंतर्गत की जाती है? देखिए, एक डिफिनीशन है। ठीक है, तो M3 के अंतर्गत M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमाएं, इसको शामिल किया जाता है। 33 का आंसर हो जाएगा बी। भारत में, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भारत में मुद्रास्फीति की माप निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग करके किया जाता है? ठीक है, तो भारत में मुद्रास्फीति की मांग किस सूचकांक के आधार पर किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। 34 का आंसर हो जाएगा सी। एंजल के उपभोग नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आय में वृद्धि के परिणाम होंगे?
एंजेल के उपभोग नियम। देखिए एंजेल का जो उपभोग नियम है, कुल मिलाकर यह जो एंजेल का उपभोग नियम है यह बेसिकली पारिवारिक बजट का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला था एंजेल के उपभोग नियम ने। तो इसने कहा कि अगर आय में वृद्धि होगी तो पारिवारिक जो बजट है उसमें किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विचार करना है। तो पहला, भोजन पर होने वाले व्यय में वृद्धि, यह गलत है क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि पारिवारिक बजट में आय कितना भी बढ़ जाए तो भोजन पर होने वाले व्यय में वृद्धि नहीं की जाती है, ठीक है। दूसरा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि, यह सही है। शिक्षा का क्वालिटी, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होती है। मनोरंजन पर होने वाले व्यय में कभी कमी या भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। आय, आवास एवं वस्त्र पर व्यय अपरिवर्तित, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें इससे संबंधित अगर 2 और 4 देखा जाए तो यह सत्य है, 35 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है टोबिन कर निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर आरोपित किया जाता है? बताइए टोबिन कर निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर आरोपित किया जाता है? तो टोबिन कर का संबंध है पूंजी के अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह से। 36 का आंसर हो जाएगा ए। भारत सरकार ने भुगतान संतुलन में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष रुपये को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1994। यह बीपीएससी पीवाईक्यू का सवाल है, ठीक है। कई सवाल इसमें ऐसा शामिल किया गया है जो बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग काफी गंभीरता से इन प्रश्नों को हल करें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसका आधार वर्ष 2015 है, गलत। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछा गया तो आधार वर्ष 2012 है। इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है, यह सही है। इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, पुनः गलत है। इसमें वस्तु के साथ साथ सेवा को भी शामिल किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े शामिल नहीं किए जाते, यह भी गलत है। इसमें ग्रामीण के भी आंकड़े शामिल होते हैं, शहरी के भी आंकड़े इसमें शामिल होंगे और ग्रामीण प्लस शहरी के दोनों के भी आंकड़े इसमें शामिल होंगे, तो ये गलत है। तो है कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 2, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी की जाती है। 38 का आंसर हो जाएगा बी। जमाकर्ताओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा लोगों के जमा धन पर गारंटी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 लाख रुपए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री के काल में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया है? बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी किस वित्त मंत्री के समय में आया था? तो इसकी शुरुआत जो है वह 1998 ईस्वी में बेसिकली की गई थी। यशवंत सिन्हा उस समय वित्त मंत्री थे। 40 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखेंगे कि केसीसी का जो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी जो है वह नाबार्ड इसका नोडल एजेंसी है। और केसीसी की जो सिफारिश है 1998 ईस्वी में एक समिति गठित की गई थी, आरबी गुप्ता समिति, ठीक है। तो आरबी गुप्ता समिति ने 1998 में सिफारिश की कि आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ करें। उस समय वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। 40 का आंसर डी। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किशोर मकवाना को घोषित किया गया। 41 का आंसर बी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है फ्रांस। 42 का आंसर ए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए प्रीतिकर निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए प्रीतिकर वास्तुकला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रीतिकर पुरस्कार रिकोन यामामोटो को सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रीतिकर पुरस्कार की शुरुआत 1979 ईस्वी में की गई थी। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है? मिशन उत्कर्ष का उद्देश्य क्या है? तो मिशन उत्कर्ष जो है वह बेसिकली आयुष मंत्रालय प्लस महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है और इसका उद्देश्य है किशोरियों में एनीमिया का नियंत्रण। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए।
हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई भारत में तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा तेंदुआ की संख्या के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। हमने जब प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स डिस्कस किया था तो उस समय तेंदुआ से संबंधित रिपोर्ट को हमने डिस्कस किया था, वो अगर आपको याद होगा तो ये प्रश्न आपका सही होगा। तो एक तेंदुओं की संख्या के दृष्टिकोण से अवरोही क्रम कौन सा है, तो हमने बताया था कि कुल तेंदुओं की संख्या जो है 12,852 तेंदुओं की कुल संख्या है। अगर इसका अवरोही क्रम देखा जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में प्रकाशित हुई द विनर्स माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। विनर्स माइंडसेट जो है शेन वॉटसन की आत्मकथा है, आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा WHO के द्वारा अनुशंसित मेनिंजाइटिस का टीका निर्मित करने वाला विश्व का पहला देश बना। मेनिंजाइटिस का टीका निर्मित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो नाइजीरिया, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है, तो इसरो के द्वारा वर्ष 2030 ईस्वी तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा गया है, 48 का आंसर हो जाएगा बी। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा जारी की गई है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे USA का अटलांटा हवाई अड्डा है, 49 का आंसर हो जाएगा ए। अप्रैल 2024 में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया, 50 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय नीति के सुनहरे नियम की विशेषता है। राजकोषीय नीति की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। यह केवल पूंजीगत व्यय के लिए ऋण लेने का पक्षधर है। ठीक है, पूंजीगत व्यय के लिए इसमें ऋण लिया जाता है राजकोषीय नीति के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है और हर वर्ष आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI आप लोग हर वर्ष सुनते हैं, तो बताइए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है मानव विकास सूचकांक, इसमें निम्नलिखित में से कौन संकेतक शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो संकेतक देखेंगे तो जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, शिक्षा को शामिल किया जाता है और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को शामिल किया जाता है। खाद्य सुरक्षा इसमें शामिल नहीं होता है। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है, तो 1, 2 और 4 करेक्ट हैं, 52 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 53 नंबर सवाल है, RBI के द्वारा निर्गमित होने वाली पत्र मुद्रा पर निम्नलिखित में से किस वर्ष से निर्गमन वर्ष लिखना प्रारंभ किया गया है। तो RBI के द्वारा जो निर्गमित की जाती है पत्र मुद्रा, उस पर निर्गमन वर्ष लिखने की प्रक्रिया जो है वह वर्ष 2005 से प्रारंभ की गई है, 53 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 100% स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। 100% FDI की अनुमति नहीं है, तो देखिए हवाई अड्डा में 100% FDI है, औद्योगिक पार्क में भी 100% FDI है, रेलवे आधारभूत संरचना में भी FDI 100% हो चुका है, लेकिन बीमा क्षेत्र में देखेंगे तो अभी तक 74% FDI है, 54 का आंसर हो जाएगा सी। अगला बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, नकद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि के परिणाम है। CRR में वृद्धि के निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे। ठीक है, पहला है बैंक, देखिए आगे CRR का मतलब क्या होता है, स्पष्ट है कि कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि आपको कैश जो है रिजर्व रखना पड़ेगा। कहां पर रिजर्व रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक में आपको रिजर्व रखना पड़ेगा कैश। ठीक है, तो अगर बैंक जो है ज्यादा कैश को रिजर्व रखेगी बैंक में, तो उसके पास क्या है कि पूंजी कम जाएगा। अगर पूंजी उसके पास कम जाएगा, ज्यादा कैश को रिजर्व रखेगी RBI के पास, पूंजी कम जाएगा, तो यानी कि इसका मतलब होगा कि लोगों को ऋण देने के लिए उसके पास पूंजी जो होंगे उस पर ज्यादा टैक्स लगाएगा, ज्यादा ब्याज दर लगाएगा, इंटरेस्ट रेट हाई रखेगा ताकि उसको आय ज्यादा हो। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, बैंक ब्याज दर में वृद्धि होगी। दूसरा,
चूंकि अब उसका ज़्यादा पैसा जो है लगा हुआ है, बैंक के पास जमा किया हुआ है, क्योंकि क्यों जमा ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि ये बैंक कभी भी दिवालिया घोषित हो सकती है, इसीलिए उन सारे बैंकों को एक मिनिमम राशि जो है वो बैंकों के पास जमा करना होता है। तो अगर किसी बैंक की इस प्रकार से साख पर धब्बा हो तो इससे निवेश में कमी आएगी, क्योंकि मार्केट में पैसा ही कम जाएगा। मार्केट में पैसा कम क्यों जाएगा? क्योंकि बैंक के पास ही पैसा कम है, वह ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है, तो कौन सा जो स्टार्टअप जो है वह कौन सा लोन खरीदेगा, तो इससे क्या है, निवेश में कमी होगी। ठीक है, तरलता में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट, तरलता का मतलब होता है मार्केट में पैसा कम रहेगा। मार्केट में कम पैसा क्यों जाएगा? क्योंकि बैंक के पास ही पूंजी कम है, तो मार्केट में कहां से पैसा जाएगा? तो यह भी सही है। तो 1, 2 और 3 इसके सही है। अगला है साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, गलत। यानी कि ज्यादा पैसा जमा करने से बैंकों की साख में, क्रेडिट में वृद्धि कैसे होगी? बैंकों की साख में तो कमी आएगी ना, गिरावट देखने को मिलेगी। तो 1, 2 और 3 सही है, चौथा नंबर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का डी। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल पर प्रतिक्रिया स्वरूप स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक की रचना की है? तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने जब दास कैपिटल की रचना की थी, कब? 1867 ईस्वी में। तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक की रचना वाइटमैन रोस्टोव के द्वारा की गई थी। 56 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, एक तरफ है वस्तु और दूसरी तरफ दिया गया है विशेषता। कौन सा सही सुमेलित है इसे बताना है। पहला है सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं, क्रेता की आय में वृद्धि से मांग में कमी, गलत है। क्रेता की आय में अगर वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि होगी। मान लेते हैं कि कोई एक क्रेता खरीदने वाला जो है, मान लेते हैं कि अभी उसकी आय है 100 रुपया, तो अगर 100 रुपये आय है उसकी, और तो वह सारे आधारभूत जो मेन बेसिक नीड है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन यही 100 रुपया से बढ़कर उसकी आय 1000 रुपये हो जाती है, तो वह नए नए कपड़े खरीद सकता है, नए नए फैसिलिटी अपने लिए सारे अवेलेबल करा सकता है। तो क्या होगा कि वस्तु की आय, मांग में भी वृद्धि होगी अगर उसकी आय में वृद्धि होती है। तो पहला गलत है, क्यों? यहाँ पे कमी लिखा हुआ था। ठीक है, दूसरा स्थानापन्न वस्तुएं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, नाम से लग रहा स्थानापन्न, एक दूसरे के वस्तुओं पर प्रयोग, दूसरा सही है, पहला गलत। तीसरा पूरक वस्तुएं, विशेष आवश्यकता की संतुष्टि में साथ साथ प्रयोग किया जाएगा, सही है। निकृष्ट वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं जो है वह क्रेता की आय में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी, यह भी सही है। तो कौन सा सही है? 2 और 3 और 4 सही है। 57 का आंसर हो जाएगा सी। एक तरफ है योजना और दूसरे तरफ इसको सुमेलित, कब प्रारंभ हुआ है इसको आप लोग सुमेलित करें। यहाँ पे योजना है, यहाँ पे प्रारंभ का वर्ष दिया गया। ठीक है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की शुरुआत जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने उसी वर्ष उन्होंने किया था, 2014 में। 1 का ए। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप की शुरुआत 2016 में की गई थी, बी का 3। ठीक है, मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, सी का 2। और स्वनिधि योजना की शुरुआत जो है वह लॉकडाउन के दौरान की गई थी 2020 ईस्वी में, तो डी का 4। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल है, गरीबी के निर्धारण के उद्देश्य से गठित निम्नलिखित समितियों की स्थापना वर्ष के आधार पर उसको सीक्वेंस में बताना है। ठीक है, अलग समिति, ये सारे जो समितियां हैं वे गरीबी के निर्धारण से ही संबंधित हैं। ठीक है, अलग समिति 1979 में, रंगराजन समिति का गठन 2013 में किया गया, दांडेकर एवं रथ समिति का गठन 1960-61 में किया गया और लकड़ावाला समिति का गठन 1989 में किया गया। अब इसको सीक्वेंस में बताना है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2, 3, 1, 4, 2 कहाँ पर है? सी में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्न में से किस उपज के लिए एमएसपी की घोषणा नहीं की जाती है? देखिए, एमएसपी की घोषणा जो है 22 फसलों के लिए की जाती है, जिसमें 14 खरीफ फसल हैं, 6 रबी फसल हैं और 2 वाणिज्यिक फसल शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो तिल के लिए, कपास के लिए, रागी के लिए एमएसपी तो घोषित की जाती है, लेकिन गन्ना के लिए एमएसपी घोषित नहीं की जाती है। गन्ना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है।
ठीक है, उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो आप लोग याद रखेंगे, सिर्फ गन्ना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है और ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। जबकि एमएसपी का जो है वह 22 फसलों के लिए जारी किया जाएगा और ए, बी और डी जो है वह एमएसपी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न कंपनियों में शामिल नहीं है? ठीक है, महारत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन महारत्न कंपनी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यह भी महारत्न कंपनी है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यह भी महारत्न कंपनी है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है वह नवरत्न कंपनी है। तो 61 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है 62 नंबर, रेड सब्सिडी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से प्रदान की जाती है? ठीक है, रेड सब्सिडी किस उद्देश्य से प्रदान की जाएगी? तो आयातित उत्पादों की अपेक्षा घरेलू उत्पादों के उपभोग के लिए उपयोग के लिए रेड सब्सिडी प्रयोग किया जाता है। 62 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि ब्लू चिप कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लू चिप पर विचार करना है। ठीक है, आगे हम लोग यह समझ लेते हैं कि आखिर ब्लू चिप कंपनी जो है उसे किसे कहा जाता है? ब्लू चिप कंपनी। तो ब्लू चिप कंपनी ऐसे कंपनियों को कहा जाता है जिनका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा हो, यानी कि शेयर मार्केट में लगातार मजबूत रिकॉर्ड बना रहे हों, उसे ब्लू चिप कंपनी कहा जाएगा। ठीक है, पहला, इन्हें शेयर बाजार में निरंतर दृढ़ स्थिति के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, अभी हमने डिफिनीशन ही बताया कि ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिनका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन रहा हो और दृढ़ स्थिति रहा हो। पहला तो सही है। दूसरा, शेयर बाजार का उतार चढ़ाव इनके लिए नकारात्मक होता है, गलत है। जब शेयर बाजार में उनका मजबूत रिकॉर्ड रहेगा तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने पर भी उनका नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अब ऑप्शन देखिए कि आखिर कह क्या रहा है। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अभी हमने बताया कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्न में से किन परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक को वैध पत्र मुद्रा को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो आरबीआई को वैध पत्र मुद्रा निरस्त करने का अधिकार कब है? पहला, धार्मिक संदेशों के लेखन पर सही है, राजनीतिक संदेशों के लेखन पर यह भी सही है, और किसी संस्था के लिए लाभकारी संदेशों के लेखन पर यह भी सही है। तो आरबीआई को वैध पत्र मुद्रा निरस्त करने का अधिकार है। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। 64 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन ब्रेन ड्रेन की अवधारणा को निरूपित करता है? ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन का मतलब देखिए, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ब्रेन ड्रेन यानी कि ब्रेन का प्रवाह। ब्रेन कहां प्रवाह होगा? दूसरे देशों में। तो निम्न आय देशों से प्रतिभा का स्थानांतरण जो है वह ब्रेन ड्रेन कहलाती है। मान लेते हैं कि भारत में आईआईटीएन जो हैं वे यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण वे यूएसए में चले जाते हैं और वहां पर एमएनसी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो उनका ब्रेन भारत में लगना चाहिए था वह जो है वे यूएसए में जाकर यूएसए के हित में लग रहा है, यानी कि यहाँ से प्रतिभा जो है निम्न आय देशों से प्रतिभा का स्थानांतरण कर गया। एक आईआईटीएन की जो सोचने की क्षमता थी वह दूसरे देशों को हमने फ्री में वह प्रवाहित चला गया। तो यह कहलाएगा ब्रेन ड्रेन। 65 का आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब ब्रिटिश काल था तो उस समय यहां से धन का प्रवाह होता था और उसी पर दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक भी लिखी थी। अगला है भुगतान बैंक। ठीक है, भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है भुगतान बैंक के संदर्भ में? पहला, न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपया है, सही है। ये प्रति जमाकर्ता अधिकतम 1 लाख रुपया प्राप्त कर सकते हैं, यह भी सही है। उपभोक्ताओं को क्रेडिट कार्ड की सेवा प्रदान कर सकते हैं, गलत है। और जो भुगतान बैंक है वह एटीएम की सुविधा प्रोवाइड कराएगा, डेबिट कार्ड की सुविधा तो प्रोवाइड कराएगा पर क्रेडिट कार्ड की नहीं, यह गलत हो गया। इन्हें रिजर्व बैंक के पास सीआरआर के रूप में राशि जमा करनी होती है। कोई भी बैंक होगी सीआरआर के रूप में राशि को जमा करना ही करना होगा। तो कौन सा सही है? तो 1, 2 और 4 सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आरबीआई के द्वारा अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अधिकतम कितने मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं? तो आरबीआई के द्वारा जो है अधिकतम 1000 रुपये के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है म्यूचुअल फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। म्यूचुअल फंड पर विचार करना है। इसमें केवल सामूहिक निवेश किया जाता है, सही है।
इसमें अल्पवयस्कों को निवेश की अनुमति नहीं है, यह गलत है। इसमें देखेंगे कि अल्पवयस्क स्वयं अपने नाम से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये अभिभावक के साथ मिलकर ये संयुक्त रूप से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सी कुपोषण को मापने की विधि नहीं है? कुपोषण को किस विधि के आधार पर नहीं मापा जाएगा? ठीक है, जन्म के 1 माह के अंदर बच्चे का वजन, बिल्कुल वजन देखना जरूरी है। बालक की लंबाई और वजन का अनुपात, यह भी सही है। अगर लंबाई ज़्यादा हो रहा हो या लंबाई कम हो तो ये सभी कुपोषण को संदर्भित करता है। प्रोटीन, एनर्जी, मालनरिशमेंट, यह भी सही है। बालक की बुद्धि लब्धि, यह गलत है। तो 69 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पोर्टफोलियो निवेश पर विचार करना है। ठीक है, पहला, यह एक दीर्घकालीन निवेश है, गलत है। पोर्टफोलियो निवेश जो है वह अल्पकालीन निवेश है, पहला गलत हो गया। दूसरा, इसमें केवल वित्तीय संपत्तियों का क्रय किया जाता है, सही है। भारत में इसका नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है, यह भी सही है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आइए बिहार के बजट से संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार बजट यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। बिहार राज्य बजट 24-25 के अनुसार वर्ष 22-23 के लिए प्रति व्यक्ति आय कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो बजट के अनुसार 22-23 के लिए प्रति व्यक्ति आय 59,637 59,637 रुपये अनुमानित है। इसका आंसर हो जाएगा 71 का सी। बिहार राज्य बजट 24-25 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए निम्नलिखित में से कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, 72 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार राज्य बजट 24-25 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा 2.98, जीडीपी का 2.98% रहने का अनुमान है, 73 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार राज्य बजट 24-25 में निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया है? तो बजट 24-25 में सबसे ज्यादा राशि का जो आवंटन है उससे आगे हम लोग चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। पहला है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के लिए 4,320 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, मनरेगा योजना के लिए 5,092 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पोषण शक्ति योजना के लिए 3,374 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, ग्राम संपर्क योजना के लिए 2,955 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो अब बताइए सर्वाधिक राशि किसके लिए? तो मनरेगा के लिए, 74 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना के अंतर्गत प्रति बच्चा कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है? तो प्रति बच्चा जो है 400 रुपये दिए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत निम्नलिखित में से कितनी हो गई है? तो ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 329 किलोवाट प्रति घंटा हो गई है, 76 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में धान की सर्वोच्च उत्पादकता दर्ज की गई है? तो धान की सर्वोच्च उत्पादकता पूछा गया, तो सर्वोच्च उत्पादकता रोहतास में दर्ज की गई है। अगर न्यूनतम उत्पादकता पूछता तो न्यूनतम उत्पादकता मधुबनी में दर्ज की गई है। ठीक है, तो सर्वोच्च रोहतास में, 77 का आंसर ए। बिहार सरकार के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लागू किए गए चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वर्ष तक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है? तो चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत आप देखेंगे तो वर्ष 2028 तक, क्योंकि चौथे कृषि रोड मैप की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 के बीच की है। ठीक है, तो चौथे कृषि रोड मैप 2028, 78 का आंसर डी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है शिवहर में। अगर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पूछा जाता, मैक्सिमम प्रति व्यक्ति आय, तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है पटना में। कितना है? तो 1.41 लाख करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति आय पटना में है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो बेगूसराय है।
बेगूसराय और तीसरे नंबर पे मुंगेर। ये है टॉप 3 पर कैपिटा इनकम पीसीआई में। ठीक है, अगर लोवेस्ट देखा जाए तो शिवहर है। शिवहर में प्रति व्यक्ति आय 18,980 रुपया ही है। अगर शिवहर के बाद देखा जाए तो अररिया है और इसके बाद जो है वह सीतामढ़ी है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय ये 3 हो गए, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय में ये 3 हो गए। ठीक है, तो 79 का आंसर सी। बिहार सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 24-25 में 31,000 निर्धन परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत प्रति परिवार कितनी धन राशि प्रदान की जाएगी? तो प्रति परिवार 2 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। 80 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय बजट 2024-25 की प्राथमिकताओं में शामिल है? ठीक है, 2024-25 की प्राथमिकताओं में देखेंगे तो 9 प्रकार की प्राथमिकताएं शामिल हैं। ठीक है, 9 में देखेंगे कि ये चारों प्राथमिकताएं इनमें शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में केंद्रीय बजट में एंजल कर को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब सवाल है कि एंजल कर क्या है, एंजल टैक्स क्या है? ठीक है, तो जब कोई स्टार्टअप जो है वह विदेश से कोई निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते हुए उस पर 30% का टैक्स लगाया जाता है। यही टैक्स एंजल टैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आप लोग समझिए, हाल ही में केंद्रीय बजट के दौरान वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है। एंजल टैक्स जो है, जब कोई स्टार्टअप विदेश से निवेश को हासिल करेगा तो उस निवेश को अन्य माध्यम से हुए आय मानते हुए उस पर 30% का टैक्स लगाया जाता है। वही टैक्स एंजल टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूर्वोदय योजना में शामिल किए गए हैं? पूर्वोदय योजना में देखेंगे कि पूर्वी हिस्से के 5 राज्य हैं। मैं लिख दे रहा हूं, पूर्वी हिस्से के 5 राज्य हैं पूर्वोदय में। कौन कौन है? पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है बंगाल और 5वां है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन शामिल नहीं है? ठीक है, बिहार शामिल है, हो गया, झारखंड भी शामिल है, आंध्र प्रदेश भी शामिल है, लेकिन कर्नाटक इसमें शामिल नहीं है। तो पूर्वोदय योजना में 1, 2, 4 शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा 83 का सी। आप लोग याद कर लेंगे, इन 5 राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू की गई है। केंद्रीय बजट में इसकी चर्चा की गई थी। अगला है केंद्रीय बजट 24-25 में सरकार के द्वारा कितनी जलवायु अनुकूल नई किस्में जारी करने की घोषणा की गई है? तो 32 खेत व बागवानी फसलों की 109 किस्में जारी और हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जारी कर दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय बजट 24-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती की गई है? तो केंद्रीय बजट अगर देखेंगे तो मोबाइल चार्जर पर जो टैक्स लगता है उसमें कटौती की गई है और ऑक्सीजन मुक्त तांबा पर भी टैक्स में कटौती की गई है, शुल्क में कटौती की गई है। तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किन स्थलों को केंद्रीय बजट 24-25 में विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल एवं पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल एवं पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की घोषणा जो है वह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को की गई है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बना गया है उसी तर्ज पर विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 होगा, 86 का सी। केंद्रीय बजट 24-25 में पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पंप्ड स्टोरेज जो पॉलिसी है उसका संबंध ऊर्जा संवर्धन से है। 87 का आंसर हो जाएगा ए। केंद्रीय बजट 24-25 में पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्यटन के संदर्भ में विचार करना है। पहला, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान करने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पहला सही है। दूसरा, उड़ीसा को श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा, यह भी सही है। तो कौन से कथन सही हैं? 1 और 2 दोनों। इसका आंसर हो जाएगा सी।
वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए जाने वाले लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, इसमें भारत को 139 देशों की सूची में 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। 89 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 22-23 में बेरोजगारी दर कितनी रही है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 22-23 में बेरोजगारी दर जो है वह 3.2% रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यह जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है वह केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करते हुए उसके लिए 15 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया है। यह कौन सा देश है? इराक। देखिए करेंट अफेयर के आसान प्रश्न यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश को प्रदान की गई है। तो इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब को प्रदान की गई है। आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया। 93 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो का संबंध भूटान से है। इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को नाटो का 32वां सदस्य देश के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। नाटो का 32वां सदस्य 32 मेंबर ऑफ नाटो कौन है? स्वीडन। आंसर हो जाएगा ए। प्रसिद्ध मलयालम लेखिका प्रभा वर्मा को 2023 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कृति के लिए प्रदान किया गया है। तो 2023 का सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को रुद्र सात्विकम के लिए 96 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किए गए लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका स्कोर कितना है? 0.490 इसका स्कोर है। आंसर हो जाएगा डी। 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2024 में मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम था। तो 2024 में मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम था शांति के लिए जल। 98 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण किया है। यह निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ वेलोर किसकी प्रतिमा है? लचित बोरफुकन की प्रतिमा है और यह असम के जोरहाट में इसकी स्थापना की गई है। 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है भारत में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता क्रिस्टीना पिस्जकोवा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो इसका संबंध चेक गणराज्य से है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किन विधियों का प्रयोग राष्ट्रीय आय के मापन के लिए किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राष्ट्रीय आय के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्पादन विधि का, व्यय विधि का और आय विधि। ये तीनों सही हैं। 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। उपभोग विधि का जो प्रयोग है वह राष्ट्रीय आय के मापन में नहीं किया जाता है। 101 का आंसर हो जाएगा सी। 102 नंबर प्रश्न है भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले IFSC अक्षरांकीय कूट का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय है। ठीक है, IFSC इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC कोड यह 11 अंकों का एक यूनिक कोड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से किस घाटे को विकासात्मक घाटा कहा जाता है। तो पूंजीगत घाटे को विकासात्मक घाटा कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे पूंजीगत घाटे को विकासात्मक घाटा कहा जाता है। 103 का आंसर हो गया डी। 104 नंबर सवाल है PM प्रणाम योजना बताइए। यह आप बजट अगर आप पिछले साल का बजट पढ़े होंगे 23-24 वाला, तो 23-24 बजट में PM प्रणाम योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। PM प्रणाम योजना जो है वह उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित है। 104 का आंसर हो जाएगा बी।
अगला है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला, इसमें अधिकतम 5 केजी सोना में निवेश किया जाता है, गलत है। इसमें अधिकतम 4 केजी का निवेश होता है सोना में, पहला गलत हो गया। दूसरा, इस पर देय ब्याज 2.5% 2.5% वार्षिक है, सही है। इसकी परिपक्वता अवधि 8 वर्ष निर्धारित की गई है, यह भी सही है। तो इसके संदर्भ में 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने, तो 2 और 3 सत्य है, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक तरफ है रिपोर्ट या सूचकांक और दूसरे तरफ है जारी करने वाला संस्था, यानी कि ये जो रिपोर्ट है किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है आपको मैच करना है। पहला है विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ए का आंसर हो जाएगा 1। मानव विकास सूचकांक, बहुत आसान प्रश्न है, HDI किसके द्वारा जारी की जाती है? UNDP के द्वारा जारी की जाती है, तो बी का 2। ठीक है। सी, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जेंडर गैप इंडेक्स WEF के द्वारा जारी की जाती है, सी का 3। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाएगी, डी का हो जाएगा 4। 1 2 3 4 आंसर क्या है इसका? 106 का आंसर है सी। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, इनमें मुख्यतः विलासिता संबंधी उत्पाद शामिल होते हैं, गलत। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में देखेंगे तो विलासिता संबंधी वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें गैर विलासिता संबंधी उत्पाद को शामिल किया जाता है, पहला गलत हो गया। दूसरा, ये मांग के नियम का अनुसरण करती है, यह भी गलत है। यह मांग के नियम के विपरीत कार्य करती है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। बेब्रिज वक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बेब्रिज वक्र का जो संबंध है वह ऑप्शन नंबर डी होगा। बेरोजगारी का स्तर और रोजगार उपलब्धता का जो संबंध है वह बेब्रिज वक्र से प्रदर्शित किया जाता है, 108 का आंसर है डी। अगला सवाल आसान है, MSP के बारे में विचार करना है। ठीक है, MSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है इसे बताना है। पहला, भारत सरकार के द्वारा पहली बार इसे 66-67 में पेश किया गया था, सही है। इसे वर्ष में 2 बार कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, यह भी सही है। और अभी हमने ऊपर डिस्कस करते हुए बताया था कि 22 फसलों के लिए MSP जारी की जाती है। 14 खरीफ होते हैं, 6 रबी होता है और 2 वाणिज्यिक फसल होता है। और गन्ना के लिए क्या होता है? उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, 109 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है जो अभी हमने डिस्कस भी ऊपर किया था कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी की जाती है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी की जाती है, 110 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, RBI के द्वारा वित्तीय स्थिरता ढांचे के एक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा निम्नलिखित में से किन वित्तीय संस्थानों पर लागू होता है? तो देखेंगे कि यह सिर्फ और सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों पर ही लागू होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल है गैर निष्पादन परिसंपत्ति। ठीक है, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ऐसे ऋण जिनका ब्याज या मूलधन की किस्त का भुगतान 180 दिनों तक नहीं किया गया हो, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में शामिल किया जाएगा। नहीं, यहाँ पे 90 दिन होना चाहिए। अगर 90 दिनों तक आप ब्याज या मूलधन की किस्त का भुगतान नहीं करते हैं, 90 दिनों तक 90 डेज तक, तो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो 180 दिन लिखा हुआ है, पहला गलत हो गया। दूसरा, कृषि अग्रिमों के ब्याज तथा किस्त अदायगी भुगतान की तिथि के 2 फसलों तक न होने पर उसे गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति माना जाएगा, दूसरा करेक्ट है। तो कौन सा कथन सही है? तो क्या आंसर हो जाएगा? केवल 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। किसी व्यक्ति को रोजगार युक्त मानने के लिए उस व्यक्ति का 1 वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों तक रोजगार में संलग्न रहना आवश्यक है? तो अगर कोई व्यक्ति 365 दिनों में 183 दिन रोजगार में इन्वॉल्व है तो उसे माना जाएगा कि वह बेरोजगार नहीं है, 113 का आंसर है डी।
अगला प्रश्न है जंक बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जंक बॉन्ड, ठीक है, पहला, इनकी रेटिंग काफ़ी उच्च तथा प्राप्त प्रतिफल की दर निम्न होती है। जंक बॉन्ड जो है इनकी रेटिंग जो है काफ़ी कम होती है, पहला गलत हो गया। दूसरा, इनके मूल्य में अस्थिरता की प्रकृति होती है, सही है। तो कौन सा सही है? केवल 2 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ है बैंक और दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष, इसको सुमेलित करना है। पहला है अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई थी, ए का हो जाएगा 3। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में की गई थी, बी का हो जाएगा 4। ये दोनों में अभी तक है। चलिए सी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर आगे देख लेते हैं। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक 1865 में, आपने कई बार याद किया होगा, डी का हो जाएगा 2, तो डी का 2, ये सी का बच गया 1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 115 का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कंपनियों के विलयों या अधिग्रहणों के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग की अनुमति आवश्यक है? ठीक है, किन स्थितियों में कंपनी के विलय के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग की अनुमति आवश्यक है? पहला, अधिग्रहित की जाने वाली कंपनी की परिसंपत्ति 200 करोड़ रुपया से अधिक हो, सही है। विलय करने वाली कंपनी का टर्नओवर 1500 करोड़ रुपया से अधिक हो, यह भी सही है। विलय करने वाली तथा अधिग्रहित की जाने वाली कंपनी का संयुक्त टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए से अधिक हो, यह भी सही है। तो तीनों सही है, 116 का आंसर हो जाएगा डी। पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन टैक्स निम्नलिखित में से किस पर आरोपित किया जाता है? तो पिगोवियन टैक्स जो है नकारात्मकता बाह्यता वाले उत्पादों पर आरोपित किया जाता है, 117 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है 118 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत भारत का निवासी माना जाएगा? यानी कि आईटी एक्ट जो है 1961, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक कब माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक की कालावधि के लिए भारत में रह रहा हो, आईटी एक्ट 1961 के तहत उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से भारत में निम्न कर और जीडीपी अनुपात के कारक हैं? निम्न कर और जीडीपी अनुपात के कारक निम्नलिखित में से कौन कौन है? ठीक है, तो कारक विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। कृषि आय को कर से छूट, यह भी ठीक है। समानांतर अर्थव्यवस्था, यह भी ठीक है। लेकिन कर दरों का युक्तिकरण यह सत्य नहीं है। तो 1, 2 और 4 इसके ऑप्शन नंबर सत्य हैं, ठीक है। तो 119 का क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस समिति ने राजकोषीय घाटे की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? राजकोषीय घाटे की अवधारणा को सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 का ए। अगला सवाल है मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मसाला बॉन्ड, ठीक है, पहला, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, सत्य है। अगला है इन्हें भारतीय बाजार के साथ ही विदेशों में भी जारी किया जा सकता है, गलत है। ये भारत में जारी नहीं किए जा सकते, ठीक है, भारत में जारी नहीं किया जाएगा, सिर्फ विदेश में जारी किया जाएगा, गलत है। तीसरा, इनकी भारतीय मुद्रा में ऋण एकत्र करने में प्रमुख भूमिका होती है, सत्य है। इनमें मुद्रा जोखिम निवेशक के द्वारा वहन किया जाता है, यह भी सत्य है। 1, 3, 4 इसका सत्य है, 121 का आंसर हो जाएगा सी। भारत में पहली बार आयकर किसके द्वारा आरोपित किया गया था? तो भारत में पहली बार आयकर जो है वह सर जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को वर्ल्ड बैंक समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक समूह के अंतर्गत, वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है उसके अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बिल्कुल सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, सत्य है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था, यह भी सत्य है। निवेश के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यह भी सत्य है। तो चारों इसके सही हैं ऑप्शन। 123 का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही है। सेबी जो है एक सांविधिक निकाय है, पहला जो ऑप्शन है सही है। दूसरा,
इसके अध्यक्ष की नियुक्ति आरबीआई के द्वारा की जाती है, गलत। जब एक सांविधिक निकाय है तो आरबीआई के द्वारा कैसे की जाएगी? इसकी नियुक्ति इसके गवर्नर की नियुक्ति जो है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। दूसरा गलत हो गया। इसका प्रमुख कार्य शेयर बाजार का विनिमय करना है, सत्य है। तो 1 और 3 सत्य है, इसका 124 का आंसर हो जाएगा बी। भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? हिंदू वृद्धि दर या घटना चक्र में भी आपको सवाल मिल जाएंगे। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादन राजकृष्ण के द्वारा की गई थी, 125 का आंसर हो जाएगा ए। देश में डिजिटल भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने हेतु जारी किया जाने वाला डिजिटल भुगतान सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? डिजिटल भुगतान सूचकांक आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, 126 का आंसर हो जाएगा सी। जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीएसटी काउंसिल, इसका संबंध आर्टिकल 279A से है, सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, सत्य है। परिषद में सभी निर्णय सामान्य बहुमत से लिया जाता है, गलत है। परिषद में निर्णय 3/4 बहुमत से लिया जाते हैं। 1 और 2 सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पार्टिसिपेटरी नोट्स, जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं वह सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा निर्गत किया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसमें अंतिम निवेशक के संदर्भ में कोई विवरण सेबी बोर्ड को प्राप्त नहीं होता है, यह भी सत्य है, ठीक है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से आधारभूत उद्योग में सम्मिलित हैं? आधारभूत उद्योग में किसे शामिल किया जाएगा? तेल शोधन उद्योग बेसिक आधारभूत उद्योग है, उर्वरक उद्योग भी आधारभूत उद्योग है, सीमेंट उद्योग आधारभूत उद्योग है। विनिर्माण उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है, क्योंकि सीमेंट वगैरह का कच्चे माल का प्रयोग करके विनिर्माण उद्योग का वहाँ पे खड़ा किया जाता है, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है। बाकी 1, 3 और 4 सत्य है। आधारभूत उद्योग मतलब कि एकदम बेसिक जो देखेंगे, जो स्वयं कच्चे माल का प्रयोग करके उद्योग को खड़ा किया जाता हो, ठीक है। और अगर उसमें ज्यादा रिफाइनरी करके तो वह तो विनिर्माण उद्योग हो जाएगा, द्वितीयक जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आधारभूत यानी कि प्राइमरी, प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक कहने का मतलब जैसे है उर्वरक उद्योग, एकदम प्राथमिक उद्योग है, ठीक है। तो ये सब जो 1, 3, 4 इसके आंसर सत्य होंगे। इस प्रकार के एटीएम का स्वामित्व एवं संचालन अधिकारिता गैर बैंकिंग संस्थानों को प्राप्त होती है। इन एटीएम से किसी भी बैंक के उपभोक्ता के द्वारा ग्राहक सेवा शुल्क का भुगतान करके धन निकाला जा सकता है। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस प्रकार के एटीएम को संदर्भित करती है? तो उपर्युक्त विशेषताएं जो है वह व्हाइट लेवल एटीएम को संदर्भित करती है, 130 का आंसर हो जाएगा ए। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? यह एसडीजी लक्ष्य है। एसडीजी लक्ष्य हमने 3-4 दिन पहले ही टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड किया था। एसडीजी लक्ष्य सारे जो 17 लक्ष्य हैं उन सभी की लिस्ट आपको भेजा था। अगर वो आपने याद किया होगा या कहीं नोट डाउन करके अपनी रिवाइज किया होगा तो यह प्रश्न आपका सत्य होगा। लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन, सत्य है। गरीबी उन्मूलन, नो पॉवर्टी। लक्ष्य 2 शून्य भूख, जीरो हंगर, सत्य है। लक्ष्य 3 स्वास्थ्य, सत्य है। लक्ष्य 4 शिक्षा, यह भी 5 है। लक्ष्य 6 जो है जल से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे 17 में से महत्वपूर्ण जो है उसे याद कर लेंगे। तो चारों सत्य हैं, चारों युग्म सुमेलित हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अलकिरे फोस्टर विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जांच करने के लिए अलकिरे फोस्टर विधि का ही प्रयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह आरबीआई के अधीन एक वैधानिक निकाय है, गलत है। यह भारत सरकार के अधीन भारत सरकार के अधीन एक स्वतंत्र निकाय है, पहला गलत हो गया। दूसरा, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो वित्तीय संस्थानों में निदेशकों एवं गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की संस्तुति करता है, दूसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन हर्षमैन ने किया है, 134 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन से भारत में
निजी क्षेत्र में नवीन बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवश्यक मानदंड हैं। तो भारत में देखेंगे निजी क्षेत्र में नवीन बैंकों के लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवश्यक मानदंडों में ये तीनों मानदंड शामिल हैं। उसमें बैंकिंग क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, न्यूनतम पूंजी आप 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होने चाहिए, कम से कम 25% शाखाएं ग्रामीण बैंकों में खोलने के आप इच्छुक हों, तभी आपको नवीन बैंकों का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। तो तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति और ब्याज दर के मध्य संबंध को दर्शाती है? तो मुद्रास्फीति और ब्याज दर के मध्य संबंध को दर्शाने वाली जो अवधारणा है वह है फिशर प्रभाव। आंसर हो जाएगा बी। केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई रैंप योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रैंप योजना एमएसएमई सेक्टर से संबंधित है। एमएसएमई के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा रैंप योजना प्रारंभ की गई है। 137 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम बजट 2024-25 में घोषित यूविन पोर्टल का उदाहरण है? यूविन पोर्टल, ठीक है, तो यूविन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो यूविन पोर्टल जो है वह मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण का प्रबंधन करने से संबंधित है। 138 का आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा हरित एवं सामाजिक परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है? सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड फ्रेमवर्क की घोषणा नाबार्ड के द्वारा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आसान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति के सुझाव पर की गई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर अन्य 3 समिति देखें तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था मालेगाम समिति। मालेगाम समिति जो है माइक्रो फाइनेंस की समीक्षा के लिए से संबंधित है। जानकी रमन समिति आरबीआई के द्वारा 1992 में गठित की गई थी प्रतिभूति लेन देन में अनियमितताओं की जांच के लिए। एससी शाह समिति, इसका भी गठन 1992 में आरबीआई के द्वारा किया गया था जो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनका अध्ययन करने के लिए। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति। 140 का आंसर ए। हाल ही में WEF के द्वारा बिहार के निम्नलिखित में से किसे यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है? तो यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड शरद सागर को चुना गया है और ये बिहार के सिवान जिले से संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में UNDP के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा तैयार की गई क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट में 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना गुना होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.2 गुना। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024, इसका आयोजन पूर्वोत्तर भारत में किया गया, सही है। इसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने कुल 51 पदक अपने नाम किए, यह गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इनसे मिलिए कार्यक्रम। हाल ही में बिहार में मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों को प्रदान किए जाने वाली दैनिक मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो वृद्धि पूछा गया है, तो मनरेगा जो कर्मियों को वेतन मिलते हैं उसमें पर डे के हिसाब से 17 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान समय में बिहार में 245 रुपये उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार की निम्नलिखित विभूतियों को उनके भारत रत्न मिलने के क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, ठीक है, यानी कि किसको कब भारत रत्न प्रदान किया गया है इसके अनुसार यहाँ पर मैच करना है। तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे, फिर जेपी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये क्रम होना चाहिए। तो 1, 2, 4 कहाँ पे आपका आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। 146 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में प्रियांश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद से संबंधित हैं? तो प्रियांश बिहार के बेगूसराय जिले से संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए।
30वें राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 30वें राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन, इसका आयोजन बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में किया गया, सत्य है। इसका उद्घाटन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के द्वारा किया गया, यह गलत है। इसका उद्घाटन राज्यपाल के द्वारा किया गया है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे बिहार सरकार के मिशन दक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिशन दक्ष के संबंध में विचार करना है। मिशन दक्ष जो है, इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2023 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष कक्षाएं प्रदान करना है, सत्य है। इसमें एक शिक्षक केवल 5 छात्रों को पढ़ाएगा जो हिंदी और बुनियादी गणित में कमजोर हो, सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा C। और आज का हम लोग सेशन का अंतिम सवाल देख रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें मधुबनी की मैथिली ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मधुबनी की जो मैथिली ठाकुर है उन्हें सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो आज संस्कृति IAS का टेस्ट नंबर 4 जो है वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके पूर्व में हमने टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 को हमने डिस्कस कर दिया है। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से संबंधित है। यूट्यूब चैनल के हिस्ट्री में आप जाइएगा वीडियोस में, तो सारे चैनल का लिंक आपको, सारे वीडियोस का लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। इन सभी को आप लोग बार बार सॉल्व करिए। जो नए प्रश्न के साथ में नए फैक्ट्स डिस्कस कर रहा हूं उसको आप लोग एक जगह लिखते चले जाएं, एग्जामिनेशन के समय आपको रिवीजन करना हो। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर BPSC की तैयारी से संबंधित निःशुल्क गाइडलाइंस और मटेरियल्स आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।